एक देखते हैं अपने भारत की वन रिपोर्ट आई है, ठीक है? तो ये देहरादून में अपना वन अनुसंधान संस्थान है वो निकालता है। ये 18वें नंबर की रिपोर्ट है और 1987 से 1987 से स्टार्ट हो रही है ये। अभी 18वें नंबर की अब देखें इसमें क्या याद रखना है। तो अपना जो वनावरण है वो है कितना है 7,15,342, ठीक है? और ये 21.76% है अपने क्षेत्रफल का वनावरण। फिर वृक्षावरण है जो है 1,12,014, यह है 3.41%, ठीक है? तो टोटल हो जाता है वनावरण प्लस वृक्षावरण 8,27,356 वर्ग किलोमीटर और ये 25.17% है, ठीक है? फिर कुल क्षेत्रफल का गैर वन क्षेत्रफल है कितना, जहाँ पे वन नहीं है, वो है 73.50। और झाड़ियाँ हैं कितनी कितनी झाड़ियाँ हैं, 1.33% झाड़ियाँ हैं कुल क्षेत्रफल में, ठीक है? तो कुल क्षेत्रफल का गैर वन फल क्षेत्र तो कितना है 73.50 और झाड़ियाँ कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत में है 1.33 में। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले जिले कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है और महाराष्ट्र है। तो मैं ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, तो वो तो वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों थे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे सिर्फ वनावरण की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश है, फिर है अरुणाचल है, फिर है छत्तीसगढ़। फिर न्यूनतम वनावरण वाले देखें तो हरियाणा, पंजाब, गोवा है। फिर क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत देखें, यानी प्रतिशत के आधार पे देखें ना, तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। और सबसे कम परसेंटेज वाइज देखें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है? फिर सर्वाधिक वृक्ष आवरण देखें, सर्वाधिक वृक्ष आवरण है महाराष्ट्र में और राजस्थान में, तो ठीक है। तो वन देखे अपन ने इससे पहले, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ में। फिर सबसे कम है हरियाणा, पंजाब, गोवा में। फिर परसेंटेज के आधार पे देखें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार में। और सबसे कम है ना, न्यूनतम तो हरियाणा, पंजाब परसेंटेज के हिसाब से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब है वृक्षावरण, तो सर्वाधिक वृक्षावरण वाले देखें तो महाराष्ट्र में है और उसके बाद राजस्थान है दूसरे नंबर पे। फिर इसके बाद देखें टोटल जो कुल वनावरण है और वृक्षावरण है, उसमें कितने 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसमें भी वनों में तो हुई है 156 की, और वृक्षों में हुई है कितने की 1289 की, ठीक है? क्योंकि वृक्ष ज्यादा एरिया में फैलते हैं, तो वन तो 156 वर्ग किलोमीटर में ही बढ़े हैं और वृक्ष बढ़ गए हैं कितने 1289 में। फिर वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, और फिर हुई है राजस्थान में। तो दोनों को मिला के अगर अधिकतम वृद्धि देखें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। और वनावरण में अधिकतम वृद्धि देखें सिर्फ वनों में कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो मिजोरम में हुई है, गुजरात में हुई है और उड़ीसा में हुई है। तो वन कहाँ पे बढ़े, मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में, ठीक है? फिर 19 ऐसे अपने राज्य हैं जहाँ पे 33% से अधिक क्षेत्र पे क्या है, वन है, ठीक है? और 8 ऐसे हैं जहाँ पे 75% से ज्यादा पे वन है। और 8 में कौन कौन से हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ध्यान रखना है असम नहीं है सेवन सिस्टर्स का, ठीक है? फिर अपना जो मैनग्रोव वाले कितने हैं, तो मैनग्रोव वाले हैं कितने 4,992 वर्ग किलोमीटर में है अपना कौन सा मैनग्रोव फॉरेस्ट। और ये सर्वाधिक मिलता है पश्चिम बंगाल में। फिर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जो अभिलेखित फॉरेस्ट है, अभिलेखित यानी जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट है, वो कितना है 32,869, तो 32,869 है। और कुल क्षेत्रफल का है 9.60, तो 9.60 है। और 32,869 इसका वर्ग किलोमीटर में है। फिर आरक्षित, आरक्षित हो गए कौन से अपने जो कंजर्व है, ठीक है? या ठीक है, या फिर क्या रिजर्व बोल देंगे, रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट है 12,176। फिर जो संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड है कितने 18,588, प्रोटेक्टेड हो गए 18,588। फिर ए अपने अनक्लासिफाइड है वो है कितने 2,105। तो रिजर्व हो गए अपने कितने 12,176। और
जो अपने वो कौन से हैं प्रोटेक्टेड, वो है 18,588 और अनक्लासिफाइड है 2105, ठीक है। फिर वनावरण और वृक्षावरण ये कितने हैं, ये हैं टोटल 27,389 में है, 27,389 में है और कुल क्षेत्रफल का 8% पे है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, वनावरण अपना है 16,548 जो कि है क्षेत्रफल का 4.84 और वृक्षावरण है अपना 10,841 जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.16। फिर अपने वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 394 की और जिनमें वनों में वृद्धि हुई है 83.80 यानी 83.80 की हुई है और वृक्षों में हुई है कितनी 478 की यानी 478 की। तो वृक्षों में तो 478 की और वनों में हुई है 83.80 की। सर्वाधिक वन है अपने उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। फिर न्यूनतम है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, ठीक है। फिर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में देखें तो उदयपुर, जहाँ पे प्रतिशत के आधार पे देख रहे हैं अपन वनों को, ठीक है, तो उदयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही में है, ठीक है। तो प्रतिशत के आधार पे तो ये है और और फिर है करौली। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और न्यूनतम देखें अगर प्रतिशत में तो चूरू है, फिर जोधपुर है, फिर बीकानेर आ जाता है, फिर जैसलमेर, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है तो सीकर में, फिर बाड़मेर में, फिर अलवर में, फिर उदयपुर में। तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर वन क्षेत्र में कमी कहाँ पे हुई है तो बारां में, प्रतापगढ़ में, अजमेर में, बीकानेर में। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। फिर सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर है पाली में और न्यूनतम झाड़ी कहाँ पर है हनुमानगढ़ में। तो सर्वाधिक झाड़ी है पाली में और न्यूनतम कहाँ पे है हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर अपन आगे चलें तो COP29 हुआ है अजरबैजान बाकू में और 11 से 24 नवंबर के बीच होता है ये। और यहाँ पे ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली थी, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट करके एक संस्था है उसने निकाली है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। और अगला COP30 होगा वो होगा बेलेम ब्राजील में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है तो एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य रखा है अपन ने। तो बोला है जो अपन अब 2035 तक अपन जो पहले का लक्ष्य है कितना 100 अमेरिकी डॉलर देते थे, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब उसको 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देना है हर साल, ये बात की एक तो। फिर एक करिए कि 2035 तक जो सार्वजनिक और निजी स्रोत हैं, ये तो हो गए ऊपर वाला 3 साल तो सरकार का, पर सार्वजनिक और निजी स्रोत हैं उनको भी अब वित्त पोषण बढ़ाकर कितना 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का आह्वान किया है। फिर बोला है कि कार्बन बाजार समझौता है उसको और अपन को अच्छे से करना है। कार्बन बाजार समझौते में क्या है, एक तो पेरिस जो समझौता 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 हुआ था ना उसके अंदर में एक अनुच्छेद था 6.2, उसमें था कि कोई देश है आपस में कार्बन का बाजार स्थापित कर सकते हैं और कार्बन क्रेडिट के व्यापार को अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक उसमें बोला था उसके अनुच्छेद 6.4 में कि एक केंद्रीकृत हम संयुक्त राष्ट्र से प्रबंधित करेंगे उस जो कार्बन बाजार चलेगा ना उसको, तो उसको प्रबंध कौन करेगा, उसको संयुक्त राष्ट्र करेगा। उसके अनुच्छेद 6.4 में दिया है ऐसा। फिर एक मीथेन को कम करने की घोषणा की है जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएई जैसे 30 देश हैं, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। ये कहते हैं कि जो अपशिष्ट से उत्सर्जन हो रहा है मीथेन का उसको कम करना है क्योंकि वो टोटल मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है उसमें 20% योगदान देती है। तो बस ये बात करिए तो भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है, ठीक है। फिर स्थानीय स्वदेशी लोग हैं उनको भी मतलब है ना महत्व, उनके महत्व पे भी जोर देने की बात की गई है इसमें एक तो। फिर इसमें बोला है कि अपन एक जो COP29 ने बाकू कार्य योजना को अपनाया है और स्थानीय समुदाय जैसे और स्वदेशी लोगों के मंच के तहत सुविधाजनक कार्य समूह के अधिशेष को नवीनीकृत किया है, ठीक है। तो वही सब है। फिर उन्होंने बोला है स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ेंगे अपन। फिर उसके बाद उन्होंने LCIP का FWG एक गठित निकाय है। COP24 में LCIP को एक और अधिक क्रियाशील बनाने और विविध निकायों के साथ कार्य करते हुए ज्ञान, सहभागिता और जलवायु नीतियों पर इसके कार्यों को सुगम बनाने के लिए की गई थी, ठीक है। फिर लिंग और जलवायु परिवर्तन,
तो लैंगिक दृष्टिकोण पर लीमा वर्ग प्रोग्राम लाए हैं जो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, लीमा वर्ग प्रोग्राम को, जिसे जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता की पुष्टि होगी, ठीक है, ये सब बात है। अब ये लीमा का जो ये है LWPG, ये 2014 में अपन ने स्थापित किया था और उद्देश्य था लैंगिक संतुलन बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फिर किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल लाए हैं जो FAO की है, और इसमें क्या है, वो किसान और जो पर्यावरण से मुद्दे हैं उन सबको एक मंच प्रदान करेंगे। तंबाकू हारमोनिया जलवायु पहल। फिर है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो 2 से 13 दिसंबर के बीच में हुई है आवर लैंड आवर फ्यूचर है, वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क लाए हैं इसमें। तो बोला है कि हमारे जो मंगोलिया में इनको पूरा करेंगे, सब राष्ट्र अपने प्रयास है उनको बताएंगे और इसको हम पूरा करेंगे 2017 तक। फिर वित्तीय कुछ बात की है इन्होंने, वित्तीय में क्या बात की है कि हम कितने रुपए देंगे, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, राशि देंगे हम, किसके लिए, इसके लिए मतलब मरुस्थलीकरण रोकने के लिए। फिर रियाद ग्लोबल डॉट रिजिलियंट पार्टनरशिप लाए हैं जिसमें 80 कमजोर देशों को 12.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे, जिसमें 10 बिलियन तो कौन देगा, ये अरब वाले ही देंगे। फिर है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, तो ये क्या है, इसके तहत जो साहिल का क्षेत्र है उसका पुनरुद्धार करना है। इसमें इटली देगा कितने, 11 मिलियन यूरो, और ऑस्ट्रिया देगा 3.6 मिलियन यूरो। फिर एक है अनुकूलित फसलों और मृदाओं के लिए विजन लाए हैं, तो ये 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर घोषणा की है, अनुकूलित फसल और मृदाओं के लिए एक विजन बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। फिर एक है स्थानीय लोग और स्थानीय समुदाय, इनको भी अपन को भाग दिलवाना है, इनके लिए कॉकस का गठन किया है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि उनके दृष्टिकोण चुनौतियों का प्रतिनिधित्व किया जा सके, ठीक है। फिर बिजनेस फॉर लैंड पहल क्या है, तो मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में निजी जो क्षेत्र है उसकी भागीदारी बहुत कम है, उसकी भागीदारी केवल 6% है, तो उसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए लाए अपन बिजनेस फॉर लैंड का पहल, ठीक है। फिर है UNCCD का विज्ञान नीति इंटरफेस, तो ये क्या है, ये विज्ञान नीति इंटरफेस है, इसको अपन ने अपनाया था 2013 में COP11 विंडहोक नामीबिया में, ठीक है, तो विंडहोक नामीबिया में जो COP11 हुई थी तब अपन ने इसको अपनाया था। इसका कार्य है कि जो वैज्ञानिक कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो जो निर्णय लेते हैं किससे रिलेटेड, CBD से रिलेटेड, तो उनकी वैज्ञानिकों की सिफारिशों को वहां पे उपयोग किया जाए। फिर है जैव विविधता पर कन्वेंशन COP16, तो ये हुआ था 11 से 1 नवंबर 2024 के बीच में। और हुआ क्या है, यहाँ पे जैव विविधता में प्रकृति के साथ शांति के लिए एक विश्व गठबंधन है, ये जीवन के लिए एक आह्वान लॉन्च किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, COP16 कैली कोलंबिया में हुआ है। और भारत ने यहाँ पे क्या किया है, जो अपने राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, जैव विविधता की रणनीतियां हैं, कार्य योजना है, उनको जो कुनमिंग फ्रेमवर्क है उसके साथ मतलब वो कर दिया है, मतलब संरेखित कर दिया है, उससे अलाइन कर लिया है, उसकी जो उसमें बात की गई है कॉन्वेंट वाले में, भारत ने उनको उसके अकॉर्डिंग अपने जो योजनाएं हैं और रणनीतियां उनको बदल दिया है। तो कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कब आया था, 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। कब आया था, COP15 के दौरान अपनाया था। ये गैर बाध्यकारी है और बहुपक्षीय संधि है, और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता से होने वाले नुकसान है उनको रोकना है। और उनको रोकने के लिए उन्होंने कुछ 4 तो गोल डिसाइड किए हैं और 23 टारगेट डिसाइड किए हैं, और इनके अकॉर्डिंग ये अब हर देश को अपनी पॉलिसी बनानी है। फिर COP17 कहाँ पे होगी, तो ये होगी यरेवन अर्मेनिया में, यरेवन अर्मेनिया में होगी। फिर अपन आगे चलते हैं, कैली फंड बनाया है। कैली फंड क्या है, तो ये आनुवांशिक अपन कोई करते हैं रिसर्च वगैरह, तो उनके लिए बनाया है, और जैसे उनसे कोई अपन को लाभ मिल रहा है तो उसका वितरण हो सके, अच्छे से न्याय संगत वितरण हो सके। तो ये बोलता है कि 50% हिस्सा तो स्वदेशी लोगों पे, स्थानीय समुदाय पे और खासकर महिलाओं पर इन पे खर्च होना चाहिए, ठीक है। फिर एक है स्थायी सहायक पहल, तो ये क्या है, जो अनुच्छेद 8 है, 8J, उसके आधार पर एक नया स्थायी सहायक निकाय बना स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है, जो स्वदेशी लोगों के ज्ञान, नवाचार और प्रथाओं के संरक्षण और रखरखाव से संबंधित है।
स्वदेशी लोग है ना, उनके ज्ञान और उनको संरक्षित करेगा कौन? स्थायी सहायक निकाय। फिर एक है कौन सा? संसाधनों का संग्रहण। तो ये क्या कहता है कि जैव विविधता पहलों का समर्थन करने हेतु 2030 तक प्रति वर्ष 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए एक नई संसाधनों के संग्रहण रणनीति विकसित करने की सहमति व्यक्त करता है। स्ट्रेटेजी फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर कुनमिंग जैव विविधता कोष बनाया है चीन के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। तो ये है कुनमिंग जैव विविधता कोष। चीन ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। और एक अन्य लक्ष्य रखा है अपन ने कि 2030 तक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसायों के लिए सब्सिडी अपन प्रति वर्ष 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देंगे। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य है, उसको 119 देशों ने अपने लक्ष्य बता दिए हैं, ठीक है। पर क्या करेंगे, उनकी रणनीति और कार्य योजना सिर्फ 44 देशों ने बताई है। फिर एक है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है? विकासशील देशों के बीच क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण के माध्यम से असमानताओं दूर करने के लिए एक विषयगत कार्य योजना है। फिर सिंथेटिक बायोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग के माध्यम से नए जीवों को निर्मित या मौजूदा जीवों को संशोधित करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। फिर आक्रामक विदेशी प्रजाति। तो आक्रामक विदेशी प्रजाति क्या है? सीमा पार व्यापार विनियमन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश प्रस्तावित करता है ये। फिर पारिस्थितिकी या जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र। तो ये क्या है? COP16 ने EBSA की पहचान करने के लिए एक नई और विकसित प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2010 में स्थापित EBSA महासागर के सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करता है, ठीक है। फिर सतत वन्यजीव प्रबंधन और पादप संरक्षण। सतत वन्यजीव प्रबंधन पर लिए गए निर्णयों में निगरानी, क्षमता निर्माण और स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदाय और महिलाओं की समावेशी भागीदारी आवश्यकता पर जोर देता है ये। फिर जैव विविधता और स्वास्थ्य पर वैश्विक कार्य योजना। तो कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि जो अपने जूनोटिक डिजीज होते हैं उनको कम करना है, क्योंकि वो भी जानवर और इनसे ही होते हैं। तो ये वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाने की बात करता है, जिसके तहत पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। फिर है जोखिमपूर्ण मूल्यांकन। तो ये कह रहा है कि जो अपने अपन जो इंजीनियरिंग होती है, कौन सी जो जैव मतलब इंजीनियरिंग होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो मॉडिफाइड करते हैं अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो उनसे अगर कोई जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं तो उनके लिए अपन एक स्वैच्छिक मार्गदर्शन को अपनाएंगे अपनाए, ठीक है, और उनका आकलन करेंगे। फिर अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे मान्यता देती है जैव विविधता के संरक्षण में कार्य करने के लिए। और 30x30 ये प्रोग्राम है कि 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागर, विशेष रूप से जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है, उसको संरक्षण में लाएंगे अपन। तो 2030 से कम 10-30% क्षतिग्रस्त भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्स्थापना शुरू करने की प्रतिबद्धता है। फिर ये कह रहे हैं कि भारत ने अपना जो जैविक विविधता पोर्टल पर अपना राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है, जो मॉन्ट्रियल है, कुनमिन मॉन्ट्रियल, उससे उसके जो निर्धारित 4 लक्ष्य हैं और 23 टारगेट है, उनको उनसे ही संरेखित हो रही है। फिर उत्सर्जन रिपोर्ट है। तो ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने बाकू में ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट निकाली है। तो ये कहते हैं कि अगर वर्तमान हिसाब से अगर देश पर्यावरण पे नीतियों को बनाए रखेंगे तो अपना जो तापमान है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाएगा। और ये कह रहा है कि NDC के पूर्ण क्रियान्वयन से अभी भी 2.6 डिग्री तापमान में वृद्धि होगी। तो NDC कितना ही अपन पूर्ण क्रियान्वयन कर लो तब भी 2.6 तो बढ़ेगा ही। पर पेरिस में अपने लक्ष्य है कि अपन को औद्योगिक मतलब पूर्व औद्योगिक जो है उस स्तर से 2 डिग्री नीचे रखना है और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास करना है। फिर ये कह रहा है कि अगर 1.5 डिग्री तक अपन सीमित रखना चाहते हैं तो अपन को ग्रीन हाउस गैस है उनको उत्सर्जन को उनके मतलब 2025 तक तो उनकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर ले वो, और फिर 2030 तक उस मैक्सिमम लिमिट का अपन 43% कमी कर चुके हैं वो, ये बात करता है। फिर ये कह रहा है जो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन उसमें सबसे ज्यादा हो रही है 57.1 गीगाटन CO2।
फिर भारत का जो उत्सर्जन है वो बढ़ा है, और ये कह रहा है कि टोटल विश्व का उत्सर्जन बढ़ा है 1.3 और भारत का हुआ है 6.1, और ये 2022 की तुलना में बढ़ा है 1.3 विश्व का, तो पर भारत का उत्सर्जन 6.1% बढ़ा है। फिर G20 जो देश हैं वो 77% उत्सर्जन करते हैं, और जो प्रमुख कुछ और G20 में भी जो मेन 6 खिलाड़ी है वो 63% उत्सर्जन करते हैं। तो ये सब बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन तो बहुत कम है, 2.9 ही है, जो चीन और अमेरिका से बहुत कम है। तो हम चीन में होती है 11 और अमेरिका में कितनी करते हैं 18। तो ये बात कर रहा है। पृथ्वी ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात कर रहा है 2.9, ठीक है 2.9 ही है। फिर पहला CO2 से मेथनॉल संयंत्र NTPC ने लगाया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और फिर जल ही अमृत योजना क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है अमृत 2.0, और इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे पानी साफ हो सके, और इसमें पानी को फिर अपन रेटिंग देंगे, अगर 3 से 5 स्टार रेटिंग के बीच में है तो उसे फिर 6 महीने के लिए बाध्य मतलब माना जाएगा वैध, और वहां पे उसमें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर मिशन मिशन मौसम क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 करोड़ का बजट रखा है इसके लिए, और भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल है ये। फिर इसमें क्या है, रडार, उपग्रह, रेडियोमीटर, उच्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग, इन सब का एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें उन्नत सेंसरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार उपग्रह प्रणालियों की तैनाती करेंगे, उन्नत पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास करेंगे। फिर क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर की स्थापना बनाएंगे एक। फिर टिल कार्बन अध्ययन तो केवलादेव उद्यान है, ठीक है, वहां पे है ना टिल कार्बन का पहला अध्ययन किया जाएगा। टिल कार्बन क्या है, अलवणीय जल या फिर गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन है ये। फिर उत्तराखंड ने पहला पहला सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। फिर तमिलनाडु की 3 रामसर साइट है, कौन कौन सी, तमिलनाडु क्या मतलब 3 नई रामसर साइट आई है तमिलनाडु की, तो नंजरायण और काजू वैली, मध्य प्रदेश की तवा, टोटल हो गया 85 सब जाता है तमिलनाडु में। फिर हिंद महासागर की संरचनाओं के नाम अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु के नाम पर रख दिए हैं, IHO और यूनेस्को के IOC द्वारा अनुमोदित भी कर दिया है इनको। फिर आगे चलते हैं अपन, और इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की थी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर काजीरंगा, तो दूसरा दिल्ली विविधता केंद्र है अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिकॉर्ड 2024 आई है, तो इसमें भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है, निकाला है इसको जर्मन बॉच ने, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। और ये 4 प्रमुख श्रेणियों पे मूल्यांकन करता है। एक तो ग्रीन हाउस गैस, उसका वेटेज है 40%, फिर नवीकरणीय ऊर्जा का है 20%, ऊर्जा उपयोग का है 20% और जलवायु का है 20।